सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, हेलो सबको। ये है 11th स्टैंडर्ड के रिवीजन लेक्चर्स एंड अब तक हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि बेसिकली आईसी है क्या, इंडिफरेंस सेट किसे कहा जाएगा, कर्व किसे कहा जाएगा, क्या प्रॉपर्टीज है इस इंडिफरेंस कर्व को बनाने की। फर्दर ऑन हमने इस लेक्चर में बात की थी कि एक आईसी बनाते हुए क्या चीजें अब ध्यान में रखोगे, क्या अजम्पशंस हैं। सेकेंड लेक्चर में वी टॉक्ड अबाउट, हमने इंट्रोड्यूस किया कि देखो सिर्फ चॉइस एंड प्रेफरेंसेस नहीं, जब कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने मार्केट पहुंचेगा तो उसको अपनी इनकम, अपने बजट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो कंज्यूमर बजट इंट्रोड्यूस हुआ एंड हमने देखा कि किन किन केसेस में किस तरीके से ये बजट शिफ्ट हो सकता है। फर्दर ऑन हमने बात की कंज्यूमर के इंडिफरेंस कर्व और कंज्यूमर की बजट को मिलाकर, जहां पर मार्केट जो चाहती है और आप जो चाहते हो वो मैच कर जाएगा, वो आपके लिए इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, मैक्स सैटिस्फैक्शन का पॉइंट होगा, एक कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अगर हम ये सब बातें समझ चुके हैं तो आज हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यू, हॉट्स का साथ मिलकर जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके आगे कि अगर आप मूविंग अलोंग एन इनडिफरेंस कर्व, स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, आपको यहां पर ऑप्शन चूज करके स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। मूविंग अलोंग एन इनडिफरेंस कर्व, द कंज्यूमर प्रेफर्स सम ऑफ द कंजम्पशन पॉइंट्स टू अदर। क्या मतलब है कि ये हमारा आईसी है, इस पे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। कहता है कि हो सकता है उसको बी ज्यादा पसंद हो, सी कम पसंद हो, या ए ज्यादा पसंद हो, बी और सी कम ज्यादा पसंद हो। इस तरीके से हो सकता है। एक ही आईसी पे जितने पॉइंट्स है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं। नहीं, हम पढ़कर आए हैं कि एक आईसी पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। इसीलिए हम नहीं कह सकते कि वो एक पॉइंट को प्रेफर करेगा किसी और पॉइंट के ऊपर। ये नहीं कहेगा यार बी से बेटर तो मुझे ए पसंद, ऐसा वो नहीं कहेगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर अ गुड increase as more and more goods are consumed। जो MRS है ये कह रहे हैं कि वो इंक्रीज करता है, हर बार क्या करता है, बढ़ता 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 जाता है। यानी कि जो लॉस है एक यूनिट गेन करने के लिए आप हमेशा उस लॉस को क्या करोगे, बढ़ाओगे। पहले आप 10 छोड़ रहे हो, फिर आप 20 छोड़ने को तैयार हो जाओगे, फिर आप 30। ऐसा है आईसी का बिहेवियर। हमें बार बार क्या बता रहा था कि जो चीज आपके हाथ से छूटेगी ना, आपको लगेगा यार इसकी सेटिस्फैक्शन भी तो थी, इसे नहीं छोड़ूंगा। एंड जो चीज आप ले रहे हो, एक सैक्रिफाइस करके जो गेन कर रहे हो चीज, हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होगा। इसीलिए आप हर एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए पहले से कम सैक्रिफाइस देना चाहोगे। तो ये कह रहे एमआरएस राइज करेगा, नहीं, एमआरएस डिमिनिश करेगा। बोल रहे एमआरएस कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं होगा। अभी बात की एमआरएस क्या होगा, डिमिनिश करेगा। यानी कि ये राइट ऑप्शन है, यही बचा है। पर ये ऑप्शन कह क्या रहा है, कंज्यूमर डू नॉट प्रेफर वन कंजम्पशन पॉइंट टू अनदर। कह रहे कि वो प्रेफर नहीं करता कि ए दो, बी दो, सी दो। उसको चलेगा चाहे ए दे दो, चाहे बी दे दो, चाहे सी दे दो। अगर ये तीनों पॉइंट्स सेम ही आईसी पे हैं तो कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है। इस तरीके के इस फॉर्म में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सेकंड, चलो फटाफट से जवाब दे दो। द स्लोप ऑफ द इनडिफरेंस कर्व इज इक्वल्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो स्लोप होता है वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। मार्जिनल यूटिलिटी एमयू पढ़कर आए हो जो पिछले चैप्टर में, उसके इक्वल होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के इक्वल होता है। कोई भी इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, इस तरीके का हमारा स्लोप दिखेगा, हाँ या ना। जब भी हमें स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने क्या देखना होता है कि दो पॉइंट्स के बीच में कितना चेंज आया, इधर कितना चेंज आया, इधर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कितना चेंज है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, चेंज इन लॉस निकाल रहे हैं। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि गेन कितना हुआ है, चेंज इन गेन कितना है। जब हम लॉस इन गेन का रेशियो बनाते हैं, चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन, इसका नाम क्या रखा जाता है, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हर एडिशनल पॉइंट की बात हो रही है इसलिए मार्जिनल कहा गया। रेट का मतलब होता है जब आप
डिविजन में चीजों को चेक कर रहे हो, पर यूनिट चीजों को चेक कर रहे हो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब आप एक चीज छोड़कर दूसरी चीज ले रहे हो, एक चीज को निकालकर दूसरी डाल रहे हो, तो आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही क्या होता है? इन डिफरेंस कर्व का स्लोप होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज द इनडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू ओरिजिन? इनडिफरेंस कर्व का शेप इस तरीके से होता है, सी शेप्ड ग्राफ बनता है, वो कन्वेक्स शेप होती है। वो कन्वेक्स शेप का क्यों होता है, ये आपसे सवाल पूछा गया है एंड आपके आगे कुछ ऑप्शंस रखे गए हैं। बोला है क्योंकि कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से, मोनोटोनिक प्रेफरेंस की वजह से, या ए और बी दोनों। सबसे पहले जो ऑप्शन गलत है उसे बाहर निकालते हैं। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या बोलता है आपको? मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोलता है कि अब जब भी कोई चीज आप ज्यादा 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 लोगे वो आपको ज्यादा सेटिस्फाई करेगी इन टोटल, लेकिन हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो कहीं ना कहीं घटेगा। तो आप सैक्रिफाइस कम करना चाहोगे हर एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए। ये रीजन नहीं होगा यहाँ पर। ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लेट्स कीप दिस पेंडिंग। इस पे आते हैं। ड्यू टू कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन इन एमआरएस, एमआरएस इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है, हर बार हम कम लॉस करना चाहते हैं, यानी न्यूमिरेटर की वैल्यू छोटी 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 होगी, यानी एमआरएस डिक्लाइन करेगा। देखो ए ऑप्शन तो सही है, लेकिन मेरे पास यहां पर भी एक ऑप्शन है जहां पर ए आ रहा है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि बी ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही नहीं है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको क्या कहता है कि जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करोगे वैसे वैसे आपको क्या मिलेगा? उससे कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आया ना? क्या यहां पर डायरेक्टली ये रीजन बनता है? देखो इनडायरेक्टली रीजन बनेगा। इनडायरेक्टली तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस भी रीजन बनेगा आईसी के इस शेप में होने का, ये भी बनेगा। लेकिन क्या एक डायरेक्ट रीजन बनता है? नहीं, एक डायरेक्ट रीजन नहीं बनता, क्योंकि इसको जब हम अप्लाई करेंगे दिमाग में से कि एक चीज आप कंज्यूम कर रहे हो, आपको कम 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 सेटिस्फैक्शन मिलेगा हर एडिशनल यूनिट से, इसीलिए आप कम सैक्रिफाइस करना चाहोगे। तो हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को रिलेशन में यूज कर रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है। सीधा आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे? क्योंकि एमआरएस डिक्लाइन कर रहा है, इसीलिए हमारा आईसी एक कन्वेक्स शेप है। क्यों मैं कह रही हूं कि डायरेक्ट नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ एक साइड को कवर कर रहा है, जहां पे हम बात कर रहे हैं कि जो भी गेन हो रहा है वो आपको हर बार कम 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 सेटिस्फैक्शन देगा, एडिशनल मार्जिनल यूटिलिटी उससे कम डिराइव होगी। लेकिन जो सैक्रिफाइस वाला साइड है ये उसे कवर नहीं कर रहा, लेकिन जो एमआरएस है, डिक्लाइनिंग एमआरएस है, ये दोनों साइड्स को कवर कर रहा है, गेन वाले को भी और लॉस वाले को भी। इसीलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये ट्रिक क्वेश्चंस हैं बेसिकली, जहां पे आप कंफ्यूज होगी क्या कौन सा ऑप्शन सही है, सब सही लग रहा है। तो यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा जो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, जो आपको बेस्ट रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। Which of the following is not the property of indifference curve? Indifference curve की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? Higher the indifference curve, higher level of satisfaction, ये है हमें पता है। Indifference curve is downward sloping, नीचे को आता है पता है। Indifference curve is concave to the origin. Indifference curve is convex to the origin. तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ो। टू डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट नहीं करते। हाँ, इंटरसेक्ट कोई भी इंडिफरेंस कर्व नहीं करता, क्योंकि वो एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन राइज करता है जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। समझ चुके हैं हम ये बात लेक्चर में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इंडिफरेंस कर्व इज कनकेव टू द ओरिजिन। फिफ्थ पे आते हैं। हिक्स एंड एलन, ये दो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने तरीका दिया था ऑर्डिनल मेजरमेंट का। जॉन हिक्स एंड एलन ने बिलीव किया दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स 1 2 3 4 5। यूटिल्स की फॉर्म में हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। कैन बी मेजर्ड इन ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल तरीके से ही कर सकते हैं। कैन नॉट बी मेजर्ड, मेजर ही नहीं कर सकते। कैन नॉट बी एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। इन लोगों ने ऑर्डिनल मेजरमेंट का तरीका दिया, तो कैन बी मेजर्ड इन
ऑर्डिनल नंबर्स या ऑर्डिनल रैंक्स हम कह सकते हैं, जिनमें हाई एंड लो में इन्होंने चीजों को मेजर किया। तो ऑर्डिनल वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज वी मूव डाउन द इंडिफरेंस कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक इंडिफरेंस कर्व है, आप लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हो, एक मूवमेंट कर रहे हो, डाउनवर्ड मूवमेंट, मूव डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट टू राइट आपने डाउनवर्ड मूवमेंट कर लिया। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व टेंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, स्लोप के बारे में, इंडिफरेंस कर्व के स्लोप के बारे में आप क्या बात कह सकते हो, यूनिटी यानी कि 1 के इक्वल है, 0 है, डिक्लाइन कर रहा है या राइज कर रहा है। हमें पता है ये बात, बार बार आपसे कही जा रही है कि MRS क्या है, स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का, एंड क्योंकि हम हमेशा कम लूज करना चाहेंगे इसीलिए ये क्या करेगा, डिक्लाइन करेगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन, इन द इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस मैप क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी हमने लेक्चर में डिस्कस नहीं की। इंडिफरेंस मैप बेसिकली ऐसे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस को कहा जाता है जहां पर एक से ज्यादा आईसीज प्रेजेंट होती हैं, इसका नाम रखा जाएगा इंडिफरेंस मैप। यहाँ पे आईसी 1 2 3 4 मल्टीपल आईसीज जहां पर ड्रॉ की जा रही है उसे बोला जाता है इंडिफरेंस मैप। क्या बोला जा रहा है, एक इंडिफरेंस मैप है तो उसके बारे में क्या हम ये कमेंट कर सकते हैं कि एक हायर आईसी इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, जो आईसी ऊपर है, जितनी ऊपर है वो क्या दिखाती है, लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन की जितनी आईसी ऊपर है उतना कम सेटिस्फाई कर रही है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जितनी आईसी ऊपर है उतना ज्यादा सेटिस्फाई कर रही है। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एक ही मैप पे हैं तो सबके सब सेम ही सेटिस्फैक्शन देंगी, आइदर हायर और सेम, हायर भी दे सकती है और सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी दे सकती है। क्या जवाब होगा, देखो, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। यहां पर कुछ गुड्स आ रही हैं, बी पर दोनों गुड्स क्या हो गई हैं, इंक्रीज हो गई है नंबर में, सी पर दोनों गुड्स और ज्यादा इंक्रीज हो गई है, डी पर दोनों गुड्स और ज्यादा इंक्रीज हो गई, यानी कि जितना ऊपर आईसी है उतनी ज्यादा गुड्स आ रही हैं, एंड जितनी ज्यादा गुड्स आएंगी वो हमें उतना ही ज्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेंगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, आप कमेंट डाउन कर दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, द टू indifference curves cannot cut each other because of which of the following, आईसी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कट नहीं कर सकता है, रीजन क्या है, they represent those combination of two goods that give same satisfaction, the slope is downward, each indifference curve represent different level of satisfaction, they are convex to origin। ये रीजन नहीं हो सकता क्योंकि आईसी होती ही कन्वेक्स है, स्लोप डाउनवर्ड रीजन नहीं हो सकता, ये दो रीजन रहेगा यहाँ आपके पास। ईच रिप्रेजेंट दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव सेम सेटिस्फैक्शन, इसीलिए नहीं बना सकते क्योंकि इस पे भी ए है, इस पे बी है, इस पे सी है, इस पे डी है, क्योंकि सारे सेम ही सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, इसीलिए दो आईसीज इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। पहला रीजन ये है। सेकंड क्या है, ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हर इंडिफरेंस कर्व का अपना एक अलग लेवल होता है सेटिस्फैक्शन का, इसीलिए ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्या है करेक्ट आंसर, ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स डिफरेंट, क्योंकि इसका कुछ अलग सेटिस्फैक्शन है, इसका कुछ अलग सेटिस्फैक्शन है। अगर कोई कॉमन पॉइंट होगा वो दिखाएगा कि सेम सेटिस्फैक्शन है, एंड आईसी के ऑल पॉइंट्स पे सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो दो आईसी अगर इंटरसेक्ट कर गई मतलब वो एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए। बार बार समझेंगे इस बात को, क्या है देखो यहां पर समझते हैं अपन, एक मिनट यहां से बात चले, देखो हो क्या रहा है, ध्यान से समझो। ये ए पॉइंट है एंड ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है।
ना मुझे पता है ए पॉइंट नीचे है, बी पॉइंट हायर आईसी पर है, इसीलिए बी से मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ये ट्रू बात है। लेकिन अगर मैं इस रिलेशनशिप को गौर से देखूं तो मुझे पता लगेगा ए और सी सेम आईसी के ऊपर है, हाँ या ना, इसीलिए वो दोनों सेम सेटिस्फैक्शन देंगे, क्योंकि आईसी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। अगर मैं बात करूं बी और सी भी एक ही आईसी पर है, वो भी मुझे क्या करेंगे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। इनको अगर मैं गौर करूं, ए इज इक्वल्स टू सी, बी इज इक्वल्स टू सी, इसका क्या मतलब है, ए इज इक्वल्स टू बी, लेकिन ट्रू तो ये है क्योंकि बी तो हायर आईसी पे लाई कर रहा है, ये क्या है, फॉल्स है। ड्यू टू दिस कॉन्ट्राडिक्शन वी कैन कंक्लूड दैट टू आईसीज कैनॉट intersect each other because each IC, each indifference curve represents a different level of satisfaction। आंसर मिल गया, कॉपी पेन लेके बैठे तो नोट भी कर लो साथ साथ, किसको समझ आ गई। इस तरीके से आप अपने आंसर्स फ्रेम करोगे। अगर क्वेश्चन आ गया कि डू आईसीज इंटरसेक्ट ईच अदर या वाई आईसीज डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो आपका ये फॉर्म होना चाहिए आंसर को लिखने का। साथ साथ आपको एमसीक्यूज के बीच में क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे। एन इंडिफरेंस कर्व इज related to which of the following? They represent those combination of two goods that give the यहां पे हमने कुछ गलती कर दी क्वेश्चन में, चलो कोई बात नहीं, लेट मी मोल्ड इट अप फॉर यू। An indifference curve is related to which of the following? इसको हटा दो। अब देखो किससे रिलेट होता है, चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस से रिलेटेड बनता है, प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड प्राइस ऑफ गुड वाई से, कंज्यूमर की इनकम से, या टोटल यूटिलिटी से। ऑर्डिनल का बेस ही क्या है कि कंज्यूमर क्या प्रेफर करता है दूसरी चीज के ऊपर, यानी कि किस गुड से उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही, किससे कम। कंज्यूमर चॉइस पर बेस करके बनाया गया है इन डिफरेंस कर्व का मॉडल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, प्राइजेस नहीं, इस पे बजट लाइन बना है, कंज्यूमर्स इनकम बजट लाइन शो करेगा। चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर कौन शो करेगा, एक आईसी शो करेगा कि कंज्यूमर क्या क्या अलग अलग बंडल्स प्रेफर करता है, क्या उसका चॉइस सेट है, हाँ या ना। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन के एमसीक्यू लास्ट। एन indifference curve slopes downwards towards the right since more of one commodity and less of another। कह रहे नीचे को स्लोप करता है क्योंकि आप एक गुड खरीदते हो अगर ज्यादा तो आपको दूसरी सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसकी वजह से होता क्या है, डिक्रीजिंग एक्सपेंडिचर, आपका खर्चा घटने लगता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, आपकी सेटिस्फैक्शन बढ़ जाती है, ग्रेटर सेटिस्फैक्शन, ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है, या फिर सेम सेटिस्फैक्शन। आईसी पर हमें पता है खर्चे की बात नहीं हो रही है, सिर्फ चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस की बात हो रही है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं हमारा सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करता है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, आईसी पे जितने भी बंडल्स है सभी हमें क्या देंगे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सेम सेटिस्फैक्शन। ओके, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से। व्हाई इज आईसी कन्वेक्स, अब इसका रीजन ऊपर एमसीक्यूज में पढ़ के आए, लेक्चर्स में पढ़ के आए, बता दो फटाफट। अगर देखो, अगर तो ये अलग अलग नंबर्स के हिसाब से आप इसे आंसर फ्रेम करोगे, अगर तो ये एक नंबर का क्वेश्चन है तो आपका आंसर सिंपली क्या होना चाहिए, व्हाई इज आईसी कन्वेक्स, बिकॉज आईसी इज कन्वेक्स बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। अगर ये एक की जगह दो नंबर का है तो आप क्या एड ऑन कर सकते हो, आप दिखाओगे which implies या which means we want to sacrifice less and less to gain another additional unit।
क्या लिख दिया आपने, बता दिया एमआरएस डिक्लाइन कर रहा है, जिसका मतलब क्या है कि आप हर बार कम कम छोड़ना चाह रहे हो कुछ एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए। अगर ये इससे ज्यादा नंबर का है, से 4-6 नंबर का है, तो आप साथ में क्या कर सकते हो, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो कुछ इस तरीके से। ये आईसी बन जाए, यहां पर ए पॉइंट और बी पॉइंट बन जाए, यहां पर आप निकाल दो लॉस कितना है, यहां पर आप निकाल दो गेन कितना है, एंड बोल दो एम आर एस इज इक्वल्स टू चेंज इन लॉस ओवर चेंज इन गेन। कुछ नहीं है, लिखनी हमने वही बात है, कुछ नई बात नहीं होगी, बस आंसर मार्क्स के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन में फर्क पड़ जाएगा। जितने नंबर आपको मिल रहे हैं उतने नंबर का आप उसे एफर्ट दोगे। देखो इसी तरीके से हम इसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि आप डॉक्टर के पास गए हो, कहाँ गए हो, डॉक्टर के पास गए हो, इसे क्रॉस कर देते हैं अपन, चलते हैं यहाँ पे। आप गए हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास अगर आप एक नॉर्मल डॉक्टर या एक सरकारी हॉस्पिटल या फिर एक क्लिनिक के पास गए हो जो कि आपके मोहल्ले के डॉक्टर हैं, वहां पर जो सर्विसेज आपको मिलेंगी एंड जो सर्विसेज आपको एम्स मिलेंगी, दोनों में फर्क होगा, दोनों के चार्जेस में भी फर्क होगा। यहाँ पर आपको समझ लो 100 रुपया पे करना पड़ रहा है, वहां पे मान लो आपको 1000 रुपए पे करना, फर्क आ गया, हाँ है ना। उसी तरीके से आपके नंबर्स होते हैं, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसे उस तरीके का ट्रीटमेंट दो, अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो उसे उस तरीके का ट्रीटमेंट दो। देखो इलाज दोनों ने सेम ही करना है, देनी दोनों ने बुखार की दवाई ही है अगर बुखार हुआ है तो, लेकिन यहां पर आपको जो ट्रीटमेंट मिलेगा एंड वहां पर आपको जो क्वालिटी ट्रीटमेंट मिलेगा उसमें फर्क होगा। यही फर्क आपके आंसर में भी दिखना चाहिए। अगर 1 नंबर का है तो उसको उस तरीके से 2 लाइन में लिख के खत्म करो, लेकिन अगर 6 नंबर का है तो एग्जामिनर को आपकी बात समझ आ जाए, पेपर पढ़ के कॉन्सेप्ट सारा समझा के आना है। फिर 6 नंबर में किसको बात समझ में आई, 1 नंबर के लिए 2 नंबर के लिए हम जवाब देते, आंसर करते, 6 नंबर में हम एक्सप्लेनेशन लिख के फिर ऐसे ऐसे बना ऐसे बना। यही चीजें, छोटी छोटी चीजें याद रखोगे ना, एग्जाम के टाइम में हिट करेंगी तो आपका आंसर जो है वो इफेक्टिव होने लग जाएंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, बताओ भाई। ये तो आपको रीजन पता है, कोई भी ग्राफ, कितने भी ग्राफ्स हमने बनाए वो डाउनवर्ड क्यों स्लोप करते हैं, एक ही रीजन है इसका, आईसी स्लोप्स, अगेन 1 नंबर का है सिंपल, आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज, क्या रीजन है, बिकॉज व्हेन यू गेन additional unit you sacrifice, या फिर आप यहां पर अनदर यूनिट की जगह गुड 1 लिख सकते हो, गुड 1 यू सैक्रिफाइस गुड 2, समझना आसान हो जाएगा। गुड 1 अगर आपको गेन करना है, गुड 2 सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। या फिर इसको हम 2 नंबर में लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं 1 नंबर के लिए हम, और सिंप्लीफाइड आंसर क्या लिख सकते हैं कि देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन गुड 1 एंड गुड 2, या फिर एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। जब भी 2 एक्सेस के बीच में इनवर्स रिलेशन है उसका मतलब है एक चीज अगर बढ़ रही है दूसरी घटेगी, एक चीज अगर घट रही है दूसरी बढ़ेगी, हाँ है ना। तो अब वो रीजन लिख सकते हो, एक में सिंपल आंसर लिख सकते हो। एंड आईसी 2 नंबर में आ रहा है, 4 में आ रहा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि आईसी में होगा क्या। आप हमेशा अपने बंडल को ऐसे बनाओगे कि एक एडिशनल यूनिट जब आप गेन कर रहे हो कुछ ना कुछ आप उसके लिए सैक्रिफाइस करोगे, हाँ है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई एमआरएस डिक्लाइन डिमिनिशिंग इलिस्ट्रेट। जहां पर भी इलिस्ट्रेट शब्द आ गया इसका मतलब है आपको एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल से समझाना है कि एमआरएस डिक्लाइन करता है। व्हाई एमआरएस डिमिनिश, रियल क्वेश्चन ये है कि एमआरएस डिमिनिश कर क्यों रहा है। ऊपर जवाब हमेशा क्या दिखे है कि एमआरएस डिक्लाइन करेगा, डिक्लाइन करेगा, डिक्लाइन करेगा। डिक्लाइन क्यों करेगा, क्योंकि वी आर विलिंग टू गिव अप less and less units of good 1 to gain
good to because additional satisfaction derived from good to declines. रीजन क्या है इसका? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब आप कहोगे पिछले चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, यहां पे कैसे लग गया? आईसी में तो इसकी बात ही नहीं होगी, वो तो फॉलो ही नहीं कर रहे। हाँ, वो फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन यूटिलिटी का बिहेवियर हर जगह सेम रहेगा। उस बिहेवियर को आप नंबर मत दो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि यूटिलिटी डिमिनिश नहीं करेगी। आप एक कपड़ा 4 बार पहन लेते हो ना, 5वीं बार उतना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अगर आप उसे कॉन्टिन्यूसली पहन रहे हो तब बात हो रही है। ऐसा नहीं कि आज पहना है 6 महीने बाद पहना है फिर कह रहे हो मेरी तो सेटिस्फैक्शन नहीं घटी, मेरी तो यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होगी। लेकिन अगर आपने आज आम खाया, फिर आपने उसके बाद आम खाया, फिर आम खाया, फिर आपको लगेगा बस हफ्ते भर अगर घर में पनीर के अलावा और कोई सब्जी बन ही नहीं रही है तो आपको पनीर भी भाना बंद हो जाएगा। यानी कि आपकी यूटिलिटी डिमिनिश तो करती है, ये एक यूनिवर्सल बिहेवियर है, एक लॉ है, उसी को यूज किया जा रहा है। यहाँ पे बोल रहे कि आप गिव अप करोगे, हमेशा कम 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 गिव अप करना चाहोगे गुड 1 को गुड 2 को गेन करने के लिए। रीजन है कि एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो गुड 2 से मिल रही है, जिसे गेन कर रहे हो, उससे जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना, वो कम 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 होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एग्जिस्ट करता है। जैसे एडिशनल यूनिट आ रही है आपके पास किसी भी गुड की, हर यूनिट की जो आपको सेटिस्फाई करने की पावर है वो घटे। हाँ है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन सारे क्वेश्चंस को लिख लेना अपनी कॉपी में, अपने हिसाब से उसके आंसर फ्रेम कर लेना। बोला है पी एक्स ओवर पी वाई, यानी कि प्राइस रेशो को बजट लाइन का स्लोप क्यों बोला जाता है? बजट लाइन कैसे बन रही थी? इस तरीके से, हाँ या ना? स्लोप हमें पता है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? कोई भी 2 पॉइंट्स, ए पॉइंट बी पॉइंट, चेंज देखेंगे कितना चेंज आया यहाँ पे, हाँ या ना? लॉस कितना हुआ है एंड गेन कितना हुआ है, कितनी यूनिट आपने छोड़ी है, कितना गेन किया है बजट के अंदर। नाउ सवाल ये है कि जब हम बोल रहे हैं लॉस कितना किया है, कितना गेन करने के लिए, वो क्यों बोला जा रहा है कि पी एक्स ओवर पी वाई के इक्वल होगा? मान लेते हैं चिप्स है 10 रुपए का, प्राइस है हमारे पास चिप्स का 10 रुपए एंड प्राइस है इसका हमारे पास 20 रुपए। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ इसको हम थोड़ा सा 1 मिनट चेंज करते हैं। यहाँ पर प्राइस हम रखते हैं, ठीक है, प्राइस हम रखते हैं, चलो ठीक है 20 और 10 ही रख लेते हैं। ओके, हो क्या रहा है यहाँ पर? अगर अब मैं आपसे पूछूं कि आपको एक एडिशनल क्या गेन करना है, चिप्स गेन करना है, तो आपको कितना छोड़ना पड़ेगा? चॉकलेट मान लेते हैं कि आपको एक चिप्स गेन करना है तो आपको कितना छोड़ना पड़ेगा? चॉकोलेट। अगर हमें एक चिप्स गेन करना है, हाँ या ना? एक चिप्स गेन करना है तो चॉकलेट कितने छूटेंगे? 2 छोड़ने पड़ेंगे। 10 रुपए का है, 20 रुपए लगेंगे, हाँ या ना? यानी कि 1 गेन इज इक्वल्स टू कितना लॉस हुआ? 2 लॉस हुआ। नाउ प्राइस रेशो भी निकालो, 20 का चिप्स है, हाँ या ना? 10 की चॉकलेट है। प्राइस रेशो भी तो आपको वही बता रहा है जो आपको बजट लाइन बता रही है। बजट लाइन आपको क्या बता रही है? कितना छोड़ना पड़ेगा कितना गेन करने के लिए। प्राइस को देख लोगे तब भी तो आपको पता लग जाएगा ना कि अगर 20 रुपए की चीज चाहिए तो 10 रुपए वाली 2 चीजों को छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए हम बेसिकली कह सकते हैं कि जो हमारी बजट लाइन की इक्वेशन है, जो हम प्राइस रेशो उठाते हैं, वो सेम ही बात है। बजट लाइन के स्लोप को हम प्राइस रेशो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बजट लाइन को हम प्राइस लाइन भी कह सकते हैं।
किसको बात समझ में आ गई? तो इसको लिखोगे कैसे? इसको आप इसी तरीके से आंसर करोगे, y इज px डिवाइड बाय py इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो हम लोग पहले स्लोप ऑफ बजट लाइन निकालेंगे विच इज दिस, एंड देन हम रेशियो निकालेंगे प्राइजेस का, एंड देन एग्जामिनर को बोलेंगे कि देखो रेशियो ऑफ प्राइजेस एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन आर सेम। इसी रीजन की वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसी रीजन की वजह से हम कह सकते हैं पी एक्स वाई इज स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो शुरू कैसे होगा आंसर? सबसे पहले हम लिखेंगे स्लोप ऑफ बजट लाइन, हाँ या ना? बेटर रहेगा अगर आप एक बजट लाइन ड्रॉ कर लोगे, पॉइंट ए पॉइंट बी यहां पर ले लोगे, ठीक है? यहां पे दिखाना आसान हो जाएगा कि हमने ये वाला चेंज उठाया है और ये वाला चेंज उठाया, चेंज इन लॉस ओवर चेंज इन गेन, हाँ या ना? उसके बाद ऑल्सो प्राइस रेशियो कितना है, पी एक्स ओवर पी वाई ना। यहां पे आपके पास कुछ ना कुछ नंबर्स होने चाहिए, जैसे मैंने नंबर्स उठाए, वो नंबर्स उठा लोगे एंड आप क्या रियलाइज करोगे, सो वी कंक्लूड दैट पी एक्स ओवर पी वाई इज इक्वल्स टू implying स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो। यहाँ पे हमने ऐड क्या करना है, यहाँ पे नंबर्स होने चाहिए आपके पास, समझ लो 2:1 आया, यहाँ पे 20:10 आया, 2:1 आ गया, इक्वल हो गया। सो हमने ये चीज कंक्लूड कर दी। इस तरीके से आप अपने आंसर्स को अफेक्टिव बना सकते हो, एक्सप्लेनेटरी बना सकते हो, बढ़िया बना सकते हो। इतनी बात सबको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या है, बजट लाइन और बजट सेट के बीच में फर्क क्या पूछ रहे हैं? बजट लाइन एंड बजट सेट में क्या फर्क होगा? कोई भी तो फर्क नहीं होगा। होगा। बजट लाइन किसे कहते हैं? एक ऐसी लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं बजट लाइन। इसके ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं उधर बजट पूरा यूज हो रहा है, लेकिन बजट सेट की जब हम बात करेंगे ना, तब हम इन कॉम्बिनेशंस को भी इंक्लूड करेंगे जहां पर हमारा बजट फुली यूटिलाइज नहीं हो रहा, लेकिन बजट के अंदर है, हम बाहर नहीं गए। यानी कि बजट सेट की जब भी हम बात करेंगे, समझ लो पी एक्स हमारे पास जो प्राइस ऑफ एक्स है उसकी क्वांटिटी है समथिंग, ठीक है, एंड प्लस जो प्राइस ऑफ गुड बाय है उसकी भी कुछ ना कुछ क्वांटिटी है। तो हमारे पास जब सारा का सारा इनकम वहां पर यूज हो जाता है, क्या यूज हो जाती है? Y इज द साइन ऑफ इनकम। जब आपका पूरा का पूरा कंप्लीट बजट यूज हो जाता है दो गुड्स को परचेज करने में, तब आप किधर खड़े हो? ये कहां खड़े हो? आप अपने बजट पर खड़े हो, बजट लाइन पर खड़े हो। लेकिन जब दो गुड्स को परचेज करने के लिए आपका बजट कंप्लीटली यूज नहीं होता, हो भी सकता है, या फिर बजट से क्या होगा, कम का साइन आएगा। यहां पे हम साइन डालेंगे, बजट से छोटा रहेगा, बजट के अंडर रहेगा, इनकम आपका पूरा यहां पर यूटिलाइज नहीं होगा, उसको हम नाम क्या देते हैं? बजट सेट। यानी बजट सेट में ये जो लेस देन इक्वल टू का साइन है रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए बी सी डी एफ ई सारे पॉइंट्स को, लेकिन ये जो इक्वल का साइन है बजट लाइन में ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी सी डी को, सिर्फ ऐसे पॉइंट्स जहां पर पूरी की पूरी इनकम यूज हो रही है, पूरा का पूरा बजट यूज हो रहा है। तो अगर हम बात करें डिफरेंस क्या रहेगा बजट लाइन और बजट सेट के बीच में, बजट लाइन सिर्फ वो कॉम्बिनेशंस दिखा रही है जहां पर बजट कंप्लीटली यूज हो रहा है, बजट सेट वो कॉम्बिनेशंस दिखा रही है जो अटेनेबल है, चाहे वो बजट लाइन के ऊपर हो चाहे बजट लाइन के अंदर हो। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा बजट लाइन का, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा बजट सेट का। लिख लोगे डिफरेंस के पॉइंट्स। चलो आगे बढ़ते हुए कुछ और क्वेश्चंस हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि मान लो एक कंज्यूमर है, एक मिनट हम इसे बैक ले चलते हैं, ठीक है। चलो हमने क्या मानना है, यहां पे हमारे पास कंज्यूमर है जो दो गुड्स परचेज करना चाहता है, कंज्यूम करना चाहता है, एक तो जिसका प्राइस 4 रुपए है, एक जिसका प्राइस 5 रुपए है। ओके, टोटल कंज्यूमर की इनकम कितनी है? 20 है।
बोला इक्वेशन लिख के बताओ बजट लाइन का। अभी पढ़कर आए हो बजट लाइन। बजट लाइन कैसे निकालोगे? पहली गुड का प्राइस कितना है? 4। हाँ या ना? पहली गुड का प्राइस कितना है? 4। कितनी आ सकती है मुझे नहीं पता। मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ गुड 1। ये एक्स वाई लिया हुआ है, यहां पर नहीं लिया हुआ, गुड 1 ले लिया मैंने, प्लस गुड 2 का प्राइस कितना है? 5। मल्टीप्लाई बाय जो भी गुड 2 की क्वांटिटी आ सकती है, क्वांटिटी नहीं पता कितनी आएगी, इज इक्वल्स टू, क्या किया मैंने यहां पर? ये मैंने आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया। क्या किया क्या यहां पे मैंने P इंटू Q1 प्राइस ऑफ X या प्राइस ऑफ गुड 1 इंटू क्वांटिटी 5 क्या है मेरे पास? P ऑफ Y या P ऑफ गुड 2 प्राइस ऑफ गुड 2 इंटू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू P इंटू Q को क्यों P इंटू क्यों कर रही हूं मैं? P इंटू क्यू से मुझे वैल्यू पता लग जाएगी। जैसे कि अगर आपको बोलूं कि आपने 10 रुपए के चिप्स खरीदे हैं 2, तो आप कहोगे आपके 20 रुपए खर्चा हुए, कैसे पता चले? मल्टीप्लाई किया ना, किसको? प्राइस को और क्वांटिटी को, तभी तो वैल्यू पता लगी ना। वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ, प्राइस मल्टीप्लाई कर रही हूँ क्वांटिटी से। पहले गुड की कितनी क्वांटिटी आई, प्राइस कितना था, दूसरे गुड का प्राइस कितना था, कितनी क्वांटिटी है, टोटल मेरे पास पैसा कितना है? 20 रुपए। तो बजट लाइन में जहां पे मेरा पूरा बजट यूज हो जाए, उसका ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ जी कैन बी परचेज्ड इफ ओनली गुड 1 इज परचेज्ड। कह रहे हैं कि अगर मान लो आप लोग सिर्फ गुड 1 ही परचेज कर रहे हो, गुड 2 परचेज हो ही नहीं रही है। क्या परचेज हो रही है? ओनली गुड 1 परचेज हो रही है, गुड 2 परचेज नहीं हो रही है। यानी कि गुड 2 की क्वांटिटी 0 है, Px इंटू Q1 प्लस Py इंटू Q2 इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, इसका प्राइस है 4, इसकी क्वांटिटी नहीं पता, इसका प्राइस है 5, इसकी क्वांटिटी पता है 0। G2 बोला है ना नहीं खरीदेंगे, सिर्फ गुड 1 ही खरीदना है, इज इक्वल्स टू 20। 4 इंटू Q1 प्लस 0 हो गया, 5 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 20। Q1 4 मल्टीप्लीकेशन में यहां पे उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 4 5 जा 20, Q1 कितना आ गया? सॉरी 5 आ गया। यानी कि कितनी क्वांटिटी खरीदी जा सकती है? 5 क्वांटिटी खरीदी जा सकती है। 4 रुपए वाली चीज है, 5 क्वांटिटी खरीद लूंगी 4 वाली चीज की, तो मेरे 20 रुपए पूरे के पूरे खर्च हो जाएंगे। आप क्या करोगे? अब आपके लिए होमवर्क क्या है? अगर सिर्फ गुड 2 परचेज की जाए, ओनली गुड 2, तब कितनी गुड्स परचेज हो पाएंगी बताओ आप लोग। तब तक हम लोग क्या देखेंगे? लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या पूछा है? स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है? स्लोप क्या होता है बजट लाइन का? स्लोप ऑफ बजट लाइन इज Px अपॉन Py। Px कितना गिवन है? 4। Py कितना गिवन है? क्या आ गया ये? स्लोप ऑफ बजट लाइन। सिंपल से क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हमने समझ लिए, हाँ है ना। मेन मुद्दा क्या है लेक्चर्स का, कि आपको क्वेश्चन मिल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, उस हिसाब से आप क्या कर लोगे? अपनी प्रैक्टिस कर लोगे। चलो एक और क्वेश्चन देखेंगे, बस फिर लेक्चर को क्लोज करेंगे। एक सिचुएशन है, Px एंड Py को कांस्टेंट बोला है। एक सिचुएशन है जहां पे क्या बोला है कि Px है, Py है, कांस्टेंट है, यानी कि Px Py में कोई बदलाव नहीं आ रहा, सेम नहीं है, एज इन कोई बदलाव नहीं आ रहा। अगर प्राइस 10 है 10 ही है, प्राइस 20 है तो 20 ही है। ठीक है, Px Py कांस्टेंट है एंड MRS इज ग्रेटर देन, marginal rate of substitution is greater than Px upon Py. The consumer will get greater satisfaction. Will the consumer get greater satisfaction? पूछ रहे हैं कि इस कॉम्बिनेशन में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा इस कॉम्बिनेशन से। MRS is equals to Px upon, ये देखो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, हाँ या ना। यहां पर क्या दिखाया हुआ है कि MRS ज्यादा है
बजट से, यानी कि अगर मैं इसे ग्राफिकली आपसे पूछूं कैसे ड्रॉ किया जाएगा, ये आपका बजट लाइन है, हाँ या ना? आप कंजम्पशन कहां पर कर रहे हो? कौन सी आईसी पे कंजम्पशन हो रहा है? सोचो सोचो सोचो। देखो, आईसी अगर सही होगी, अगर कुछ इस तरीके की होगी, इसको हम इंटरसेक्शन को मैं यहां से हटा देती हूं, ठीक है, ओके। यहां पर मैंने आपके लिए 3 आईसी बना दी, IC1, IC2, IC3। नाउ हम लोग IC2 यानी कि इक्विलिब्रियम वाली आईसी पर नहीं खड़े हैं, तो आपको भी पहले तो डिसाइड करना है क्वेश्चन पढ़ के, जब उन्होंने बोला एमआरएस ज्यादा है, कि आप IC3 पर हो या IC1 पर हो। आप IC1 के किसी पॉइंट पे हो या IC3 के किसी पॉइंट पे। अगर आप यहां पर होते तो आपका बजट पूरा यूज होता नहीं, यानी कि बजट बड़ा होता। यहां पर बजट बड़ा है नहीं, बजट क्या है, छोटा है, तो यानी कि आप इधर हो, इस पॉइंट पर आप खड़े हो। अब आप बोलोगे कि हाँ बात सही लिखी हुई है, अगर ये बात ठीक है तो हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा इक्विलिब्रियम से। इक्विलिब्रियम पे कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इतना। सी पे हायर आईसी गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन, तो ये बात हमें क्या लग रहा है, बिल्कुल सही है कि ये वाला जो इक्वेशन है ये हमें हायर सेटिस्फैक्शन देगा कंपेयर टू इक्विलिब्रियम वाले इक्वेशन। पर आप गलत हो, नो। इसका आंसर क्या आएगा, नो। रीजन क्या आएगा, रीजन आएगा कि भाई वो तुम्हारे बजट के बाहर है, तुम्हारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि तुम ऑप्शन तक पहुंच पाओ, इसीलिए तुम उस सेटिस्फैक्शन को अटेन नहीं कर सकते हो। तुम्हारे लिए वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं है। तुम्हारे लिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कौन सा है, इक्विलिब्रियम वाला। बार बार समझो ना इस बात को, इक्विलिब्रियम को क्या, वो इक्विलिब्रियम बोला किसे जाता है, ऐसा पॉइंट जो मैक्स सेटिस्फैक्शन का पॉइंट है। एंड जब तक आप मैक्स सेटिस्फैक्शन के पॉइंट पर नहीं हो, कहीं भी और हो, मतलब आप डिस्टर्ब्ड हो, आप अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को रीच नहीं कर रहे। इधर सी पर आप पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास उतना पैसा ही नहीं है। आपका जो बजट है, एक बुक बजट शब्द यूज करेगी, बजट कंस्ट्रेंट। इसका क्या मतलब होता है, बजट रोकेगा आपको कि भाई जेब में 10 ही रुपए हैं तो 20 रुपए वाला चिप्स कैसे खरीद लेगा। चाहे 20 रुपए वाला चिप्स आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं। सी पॉइंट ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, लेकिन हम उसे अपनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का पॉइंट नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे लिए वो ऑप्शन अटेनेबल ही नहीं है। किसको बात समझ में आ गई, हाँ या ना? तो हम यहां पर क्या करेंगे, देखो आप पॉइंट सी पर भी हो सकते हो जब हमने इस इक्वेशन की बात की, या फिर आप यहां भी हो सकते हो। हाँ, ये भी तो बजट से बाहर है। सी पॉइंट अगर इधर हो, इसको हम के कर देते हैं, अगर के पॉइंट पर आप खड़े हो तब भी आप क्या हो, बजट से बाहर ही तो हो। बजट कम है लेकिन आप उस पॉइंट से क्या हो, बाहर हो, तो आप करोगे क्या इस केस में, आप करेक्शन कैसे करोगे? अगर आप यहां पर खड़े हो, करेक्शन कैसे होगा, करेक्शन ऐसे होगा कि आप लूज करना स्टार्ट कर दोगे ज्यादा ज्यादा ज्यादा, ताकि आप क्या कर सको, अपने इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट तक पहुंच सको। इसको बात समझ में आ रही। इस तरीके से हमें करेक्टिव मेजर्स देखने पड़ेंगे कि आप कहां पर हो एंड कहां पर आप पहुंचना चाहते हो। अगर आप यहां पर हो, इस पॉइंट पर हो, तो आप क्या करोगे, आप कम लूज करना स्टार्ट कर दोगे, हाँ है ना? किसको बात समझ, मुद्दा क्या है कि हमें इसे इक्वेट करना है। एमआरएस की वैल्यू बढ़ी हुई है, अब हमें उस एमआरएस की वैल्यू को क्या करना है, कम करना है, अपने बजट के अंदर लेकर आना है। इसलिए ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको अपनी बुक की बैक एक्सरसाइजेस में मिल जाएंगे, हॉट्स या इवैल्यूएशन बेस्ड करके। जनरली नॉर्मली क्वेश्चंस का इतना लेवल नहीं होता है, बट एज वी नो जो 11th स्टैंडर्ड है वो सारे स्कूल्स अपना अपना पेपर डालते हैं, बोर्ड की तरफ से नहीं होता पेपर, इसीलिए इसका कोई डिटरमाइंड लेवल नहीं है। ये स्कूल टू स्कूल वेरी करेगा कि किस स्कूल का पेपर कितना टफ है, कितना ईजी है। पर जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, यहाँ पे मैंने एक ओवरऑल सेटअप तैयार करने की कोशिश की कि हर बच्चे के स्कूल के हिसाब से कुछ ना कुछ क्वेश्चन कवर हो जाए, हमें पता लग जाए कि क्या क्या बातें हम कर चुके हैं एंड इस चैप्टर से आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है।
इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलो अब बैठकर आप लोग इंडिफरेंस कर्व प्रैक्टिस करो, देन हम लोग डिमांड के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन लेकर जब मार्केट में उतरता है तब वो डिमांड कैसे करता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं, सबके बारे में बात होगी। कल के लेक्चर में मिलते हैं। कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है तो ड्रॉप इट डाउन। हैव अ गुड डे गाइस।